बजट को लेकर हर किसी की उम्मीदें होती है, हर किसी की चाहत होती है, लेकिन सरकार की अपनी सीमाएं होती हैं। आपकी हमारी उम्मीदों और सरकार की सीमाओं के बीच कहां संतुलन बैठाना चाहिए? सरकार को बजट में क्या कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि टैक्स पेयर्स को राहत मिल सके? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे इस खास एपिसोड में हमारे दो खास मेहमान हैं, शरद कोहली साहब और गौरी चड्ढा, और दोनों हमारे साथ स्टूडियो में हैं और दोनों को आप लंबे समय से हमारे टैक्स गुरु के शो में देखते हैं, जहां आपके सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन आज जो होगा वो बात होगी आपकी उम्मीदों को और सरकार की संभव ऐलानों के ऊपर। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि इनकम टैक्स का दायरा कैसे बढ़ाया जा सकता है, 80C का दायरा बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, नए टैक्स रिजिम को ज़्यादा बेहतर बनाना चाहिए कि पुराने टैक्स रिजिम को बेहतर बनाना चाहिए। इस एपिसोड में बात करें कुछ खास ऐसे मुद्दों को जो आमतौर पर बजट से पहले उठते हैं और इस बार भी उठ रहे हैं, और क्या उस पर वित्त मंत्री को करना चाहिए। इस पर चर्चा शुरू करें इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि आम लोगों की उम्मीदें बजट से क्या हैं। मैं अपने वित्त मंत्री से यही चाहती हूँ कि वो इस बार ना इनकम की जगह ना एक्सपेंडिचर पे अगर वो टैक्स लगाए तो कैसा रहेगा। मेरी उनसे यही उम्मीद है कि हम लोग जो सेविंग करते हैं या हम जो भी थोड़ी बहुत छोटी छोटी सेविंग कर पाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे एक्सपेंडिचर पे टैक्स लगे इनकम की जगह। मैं उम्मीद करता हूँ वित्त मंत्री से जो आने वाला बजट है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस दी जाएं, कुछ ऐसी सहायता दी जाए जो उनको इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दें। जैसे कि कोई जो टोल्स होते हैं उस पर उनको प्रिविलेज मिली जाए, कुछ पेंशन स्कीम निकाली जाए उनके लिए, कोई रेलवे के अंदर रिजर्वेशन की कोई स्कीम निकाली जाए टैक्स पेयर्स के लिए। तो मैं इस तरीके की कुछ उम्मीद करता हूँ जो इस आने वाले बजट में लाई जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि फिनांस मिनिस्टर जो है वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाए। इंडिया में इतने ज़्यादा डॉलर बिलियनियर हैं, इनफैक्ट मिलियनियर लगभग 7.5 लाख डॉलर मिलियनियर है। इन पे इनहेरिटेंस टैक्स लगानी चाहिए, जिसको हम डेथ ड्यूटी भी कहते हैं। गवर्नमेंट इनका एक मेजर पार्ट जनरेट कर सकती है, और इससे जो हमारे जैसे मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के जो टैक्स पेयर्स हैं इनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इन लोगों की बात सुन के तो ऐसा लगता है कि हम लोग जहाँ तक सोच पाते थे उससे आगे बढ़ के बिल्कुल, जिसको आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं, कुछ इस तरह से विचार यहाँ पे आ रहे हैं। इसको लागू करना कितना मुमकिन होगा, हमारे साथ जो खास मेहमान उनसे पूछते हैं। कोहली साहब, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उससे तो काफ़ी अलग हट के इनकी डिमांड आई, वो काफ़ी हमें वाजिब लग रही पहली नज़र में। जैसे कि एक हमारे दर्शक ने कहा कि आमदनी पर टैक्स क्यों लगाते हैं, खर्च पर टैक्स लगाइए। आइडिया कैसा लगा आपको? आइडिया बहुत अच्छा है। मैं उन मोहतरमा को सुन रहा था जो बता रही थी इस बात को कि एक्सपेंडिचर पे लगाया जाए, पर एक्सपेंडिचर पे लगाने पे एक बहुत बड़ा तर्क आता है लक्ष्मण, कि जब आप खर्च करते हैं तो जीएसटी लगता है। अब वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब अगर आप उसके साथ कहीं जले पे नमक छिड़क दिया कि जीएसटी के साथ पता लगा चाहे छोटा ही हो एक्सपेंडिचर टैक्स भी लगने लग गया, तो दोनों को मर्ज भी नहीं किया जाता। वो वहाँ एक संवैधानिक मुझे लगता है कि दिक्कत है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट को आप मर्ज करते हैं क्योंकि उसमें स्टेट्स का हिस्सेदारी होती है, तो कठिन लगता है। अच्छा है क्योंकि बहुत सारी सरदर्दियां एक्सपेंडिचर टैक्स लगने से खत्म हो जाती हैं। ये रिटर्न फाइल करना, ये एग्जेम्पशन, वो डिडक्शन, वो सब खत्म हो जाती हैं। आप जैसे जैसे खर्च करते जाए टैक्स लगा। और इसमें एक फायदा और है कि इसमें टैक्स इवेजन के चांस बहुत कम है। टैक्स इवेजन के चांस बहुत, क्योंकि आप जब खर्च करेंगे तो ये देखने की जरूरत नहीं कि आपने कितना कमाया है। अगर आप खर्च कर रहे हैं मतलब आप उतना तो कमा ही रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है गौरी, कि खर्च कर रहे हैं उस पर टैक्स लगेगा, आमदनी भले कितनी हो, तो लोग बचत करने के प्रति ज्यादा आकर्षित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप खर्चे पे टैक्स लगा देंगे तो हर कोई जब खर्चने जाएगा तो 2 बार सोचेगा कि इसके पहले तो मैं खर्च रहा हूँ, जो चीज खरीद रहा हूँ उसकी कीमत मैं दे रहा हूँ, उसके ऊपर मैं टैक्स भी दे रहा हूँ। तो जो एसेंशियल आइटम्स है उस पर तो लोग खर्चेंगे ही क्योंकि वो जरूरी है, लेकिन जो लग्जरी आइटम्स है कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसकी सेल भी इफेक्ट होगी और सेविंग बढ़ेगी। लेकिन उससे फिर ये भी है कि जो मनी रोटेट होगा कंट्री में, जो गाड़ियों की सेल, घड़ियों की और ऐसी चीज़ों की, शायद इनकी सेल पे इफेक्ट होगा। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सरकार ये करेगी। आने वाले कुछ सालों तक तो ऐसी उम्मीद नहीं है कि इतना बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन जिन्होंने भी ये सजेशन दी है, मैं कहना चाहूँगी कि काफ़ी अच्छा उन्होंने सोचा है और काफ़ी दिमाग उन्होंने लगाया है इसके पीछे। तो ये सजेशन आइडिया अच्छा है, इस पर एक अच्छा खासा डिबेट किया जा सकता है, लोगों की राय ली जा सकती है। हालांकि मुझे लगता है कि बहुत पहले जब ये सरकार आने वाली थी उससे पहले एक हल्के में ये आ रहा था कि इस तरह के चर्चा में ये बात आई थी कि एक्सपेंडिचर पर टैक्स क्यों न लगाया जाए। एक और बड़ा अच्छा सुझाव आया हमारे दर्शक का, इन्होंने कहा इनहेरिटेंस टैक्स लगाना चाहिए। मुझे लगा कि बजट से पहले कहीं कहीं मैं देखा भी, रिपोर्टिंग भी हुई है कि शायद सरकार इस पर ही विचार करे। तो ये आइडिया हर बार बजट से पहले आता है।
तो इसमें दिक्कत कहाँ आती है, क्यों सरकार इससे बच रही है? देखिए यहाँ लक्ष्मण बात इनहेरिटेंट टैक्स नाम लिया जो अभी जो शख्स बोल रहे थे, मुझे लगता है वेल्थ टैक्स से इनका मतलब है। और पहले आपको याद होगा कुछ साल पहले वेल्थ टैक्स होता भी था, और क्योंकि इन्होंने जिक्र किया था वहां डॉलर मिलेनियर्स का और डॉलर बिलेनियर्स का, तो अभी एक रिपोर्ट आई थी ऑक्सफैम की, उसमें तो लक्ष्मण लिखा था कि देश की 1% जनता के पास देश की 40% वेल्थ है। ये भी सजेशन आया था कि अगर ये लोग 5% टैक्स दे दें, जो 100 बड़े मिलेनियर्स हैं, तो आपकी कई मिनिस्ट्री फाइनेंस हो सकती है। तो मुझे लगता है कि वेल्थ टैक्स एस्टेट ड्यूटी की जगह या इनहेरिटेंस टैक्स की जगह अगर वेल्थ टैक्स को दोबारा लाया जाए, क्योंकि होता क्या है कि इनकम पर टैक्स जब बनता है जब आप ट्रांजैक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 करोड़ के शेयर्स है, बल तो है नहीं, गलतफहमी मत रहिएगा। मेरे पास नहीं, आपका पता नहीं। 100 करोड़ के शेयर्स हैं, अब मैं जब तक उन शेयर्स को बेचता नहीं हो लक्ष्मण, मेरे ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो मेरे ख्याल ये जो साहब जिन्होंने बोला इनका यही था कि अगर आपके पास इतनी वेल्थ है तो वेल्थ होने पर ही कुछ ना कुछ टैक्स होना चाहिए, जिसको हम वेल्थ टैक्स पहले कहा करते थे। तो मुझे लग रहा है कुछ इनहेरिटेंस टैक्स और वेल्थ टैक्स को मिला जुला के सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण देश के अमीरों पर बार बार उंगली उठती है कि इतने गरीब इतने अमीर, मुझे लगता है वहां पर कहीं राहत मिल सकती है। बिल्कुल। इसमें इनहेरिटेंस टैक्स में एक और मामला आता है कि सपोज करिए कि मेरे पास कुछ संपत्ति है और मैं अपने बच्चे को दे रहा हूं, या फिर विरासत में मुझे कुछ संपत्ति मिल रही है जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, तो उसमें टैक्स क्यों ना दें हम? देखिए उसको लॉ में जो विल से आपको जो भी एसेट्स आपको मिलते हैं, या घर मिला, गाड़ी, कुछ भी आपको मिला विल के तहत, तो वो पूरा एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, आप एक लिमिट तक उसको एग्जेम्प्ट करिए, जैसे 1 करोड़ तक मिला तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन जहां हम 1 करोड़ के ऊपर या जो भी लिमिट सरकार को सही लगे उसके ऊपर जब हम इनहेरिट कर रहे हैं कुछ भी, तो उसके ऊपर शायद अगर टैक्स लगा देंगे तो काफी टैक्स कलेक्शन सरकार की बढ़ेगी, और इससे एक आम आदमी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम लिमिट काफी हाई रख रहे हैं, जैसे 1 करोड़ या 5 करोड़ जो भी सरकार को ठीक लगे। मतलब इससे आम लोगों को असर नहीं पड़ेगा, जो बड़े करोड़पति अरबपति उनके ऊपर इसका असर पड़ेगा। इसमें एक और चीज जो गौरी ने कहा भी कि अगर आप ये टैक्स लगाते हैं तो टैक्स का बोझ जो लोअर मिडिल क्लास पे है या फिर मिडिल क्लास जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं उन पर कम हो जाएगा, तो ये भी लॉजिक हमें सही लग रहा है। बिल्कुल लक्ष्मण, क्योंकि जो टोटल टैक्स कलेक्शन है, अगर आपकी वो टोटल टैक्स कलेक्शन का जो ऑब्जेक्टिव है या जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाता है, तो बार बार जब हम टैक्स की राहत की बात करते हैं तो राहत में यही होता है कि भाई सरकार की एनुअल टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी। तो अगर आपकी वो टैक्स कलेक्शन एक दूसरे सोर्स से आ रही है या एक नए स्रोत से आ रही है, तो लाजमी बात है कि जो लोअर मिडिल क्लास है या जो नीचे के टैक्स पेयर्स है उनको राहत दी जा सकती है। नहीं, लेकिन अब दोनों तरफ की बातें करें, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, आप हाँ या ना जवाब दीजिए। नहीं, मेरे हिसाब से तो वेल्थ टैक्स लगना चाहिए। जिस टाइम ये हटा था उस टाइम हटना ठीक था, पर अब उस समय और आज की परिस्थिति में मुझे लगता है बहुत फर्क है, क्योंकि ये जो लक्ष्मण अमीरी और गरीबी का डिवाइड है ना, ये बहुत बड़ा हो चुका है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि वेल्थ टैक्स या इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए। लेकिन इससे इन्वेस्टमेंट पर असर नहीं पड़ेगा गौरी? देखिए जब वेल्थ टैक्स हटा था उस टाइम पे मुझे याद है हमारे शेयर बाजार को बड़ा पसंद आया था कि वेल्थ टैक्स अबॉलिश हो गया और शेयर बाजार में काफी तेजी देखने को मिली थी। तो उस वक्त जैसे अभी शरद जी ने कहा ये हटना ठीक था, लेकिन अब मुझे भी लगता है कि वेल्थ टैक्स होना चाहिए और जो बाकी इनकम टैक्स स्लैब्स हैं उसको रैशनलाइज कर देना चाहिए, उसमें थोड़ा सा रेट कम कर देना चाहिए। जैसे जिनकी 10 लाख तक इनकम है उनके ऊपर जो टैक्स का बोझ है वो कम होना चाहिए। तो अगर वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो क्योंकि ये जो टैक्स है ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, तो रिच के ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा, तो आई थिंक वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और लक्ष्मण अगर शेयर मार्केट की बात करी गौरी ने, तो शेयर मार्केट का अगर आपको इफेक्ट न्यूट्रलाइज करना, मान लीजिए ये आ जाता है वेल्थ टैक्स और शेयर मार्केट हिलती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दीजिए। मुझे लग रहा है वो कॉर्पोरेट टैक्स सरकार ने कम कर ही दिया ठीक ठाक। हाँ, पर अगर आपको वो शेयर मार्केट को झटका नहीं देना है, तो वो दोनों एक दूसरे को ऑफसेट करते हैं। हालांकि इन्होंने शेयर मार्केट की बात की, आपने भी की, तो मुझे याद आ गया कैपिटल गेन्स टैक्स, जिसको लेकर शेयर बाजार बहुत दिनों से इस पर चर्चा चल भी रही है। इस पर मैं चर्चा करूंगा शो में आगे, लेकिन इससे पहले एक और सुझाव जो आया था हमारे दर्शक की तरफ से, हम लोग भूल जाएं उस पर भी चर्चा कर लें। उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर्स को इंसेंटिव दीजिए ताकि वो टैक्स चुकाने के लिए आगे आए। ये भी आपको याद होगा कि जब इनकम टैक्स में सुधार को लेकर सिफारिशें आई थी, तो इसमें भी कई कमेटी ने कहा है कि आप उनको कुछ इंसेंटिवाइज करेंगे, कहीं प्रायोरिटी देंगे, तो हो सकता है कि लोग ज़्यादा आगे आएंगे। तो ये भी सुझाव हमें लगता है गौरी ठीक रहेगा।
बिल्कुल, देखिए अभी भी हम देखें तो हमारी सरकार उसी लाइंस पे चल रही है। एक सर्टिफिकेट अभी भी दिया जाता है अगर आप अच्छा खासा टैक्स लेकिन पे करते सर्टिफिकेट हैं। को मोनेटाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल, उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते, लेकिन वो एक होता है ना, एक स्टेटस की बात है कि मैंने इतना टैक्स पे किया, मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्टिफिकेट दिया कि मैंने इतना टैक्स पे किया है। तो अगर कहीं ना कहीं इसको कुछ और बेनिफिट्स दे दिए जाएं, जैसे किसी चीज में प्रिविलेज दे दिया जाए, कहीं कंसेशन दे दिया जाए या ऐसा कुछ दे दिया जाए, तो डेफिनेटली और लोग आगे आएंगे और लोग टैक्स पे करेंगे, और बहुत अच्छा, जिसमें सरकार का शायद कोई नुकसान भी नहीं होगा। अगर वो आपको प्रायोरिटी दे रही है किसी जगह, तो उसमें सरकार का कोई मॉनेटरी लॉस नहीं। बिल्कुल, यही मैं जानना चाह रहा था, कुछ ऐसे प्रिविलेज कोहली साहब जिसमें सरकार को कोई नुकसान ना हो लेकिन टैक्स पेयर्स को फायदा हो, क्या दिए जा सकते हैं? मुझे एक टैक्स पेयर ने कहा, लक्ष्मण, के पहले बात हुई थी कि प्रधानमंत्री जी के साथ चाय वाय पीने को मिल जाए तो सेल्फी लेने की बात तो हो। सेल्फी लेने की, बट 1.5 करोड़ लोग असल में टैक्स देते हैं। मैंने कहा भाई 1.5 करोड़ लोग अगर प्रधानमंत्री जी चाय पिलाने बैठ गए तो मुझे लगता है सारे साल वो यही करते रहेंगे। तो मुझे लगता है रेलवे रिजर्वेशन में प्रेफरेंस है। अभी जिन साहब ने बोला कि उनके ऊपर टोल नहीं लगना चाहिए, बच्चों के एडमिशन का है, या एक पेंशन स्कीम, बहुत अच्छा सलाह दी कि जो लोग टैक्स देते हैं उनको कुछ ना कुछ पेंशन, कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, क्योंकि 130-40 करोड़ लोग हम हैं, उसमें से लक्ष्मण कुल 1.5 करोड़ लोग असल में टैक्स देते हैं। रिटर्न भले ही 7 करोड़ के आसपास फाइल होती है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पर अगर फायदा मिले तो ये संख्या बढ़ सकती है। ये संख्या बढ़ सकती है। तो ये कुछ सुझाव हैं जो दर्शकों की तरफ से आए, और हमारे गेस्ट ने भी कहा कि इस तरह के सुझाव पर अमल कर सकते हैं। हाँ, कुछ उसमें आप कंडीशन लगा दीजिए ताकि वो ज़्यादा प्रासंगिक सुझाव हो। बाकी कई सारे मुद्दे हैं जिस पर टैक्स को लेकर के बजट से पहले चर्चा चल रही है, जिसमें शेयर बाजार के निवेशक जो हैं LTCG और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स की बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट वाला भी टैक्स की उम्मीदें लगा बैठे हैं। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर किस रूप में किस तरह के टैक्स छूट दिए जाए ताकि आम लोगों को राहत मिले। लेकिन इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने से पहले लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार एप्पल की। दरअसल एप्पल, जो कि हर घर में जाना हुआ नाम है, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। एप्पल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है, एक समय पर यानी करीब 26 साल पहले एप्पल बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गई थी, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि इनके बड़े राइवल के तौर पर शुमार होते थे, उन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट स्पेशल टैक्स गुरु, जहां हम बातचीत कर रहे हैं कि वित्त मंत्री जी को टैक्स पेयर्स को किस तरह से राहत देना चाहिए। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे दोनों मेहमानों ने, गौरी चड्ढा और कोहली साहब ने, एक मुद्दा उठाया, वह शेयर बाजार का। तो जब भी शेयर बाजार और टैक्स की बात आती है तो हर कोई बात करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स की। कैपिटल गेंस टैक्स में क्या सरकार कोई बदलाव करे? कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके ये कहा कि बाजार यही सिर्फ दुआ कर रहा है कि सरकार इसमें कोई छेड़छाड़ ना करे। लेकिन आमतौर पर धारणा है, और सरकार की तरफ से भी समय समय पर इंडिकेशन मिले, कि अभी जो कैपिटल गेंस टैक्स लगाने का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है। इसको हम लोग सरल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इस बजट में हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो लेकिन सरकार के विचाराधीन ये है। तो सबसे पहला सवाल मैं गौरी आपसे पूछूंगा, जब हम कहते हैं कि कैपिटल गेंस टैक्स का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है, तो कहाँ आपको जटिलताएं दिखती हैं? देखिए, जब टैक्स की दर में या टेन्योर में? देखिए, दोनों चीज़ों में ही फ़र्क है। एक आम आदमी से पूछें कि आपको कैपिटल गेन टैक्स कितना देना है, तो वो नहीं समझ पाता कि उसका कैपिटल गेन टैक्स कितना और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कब बनता है। तो इक्विटी में जैसे आप देखें तो 1 साल के बाद आपका लॉन्ग टर्म बन जाता है, जिसपे 10% टैक्स लगता है। प्रॉपर्टी में देखें तो 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म बन जाता है, जिसपे 20% टैक्स लगता है। इसके अलावा कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने के लिए आपको 3 ईयर्स से ज़्यादा रखना होता है, उसके ऊपर आपका टैक्स लगता है। तो हर चीज़ का रेट भी डिफरेंट है, आपकी कैलकुलेशन भी डिफरेंट है, आपके होल्डिंग पीरियड भी डिफरेंट है। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और जो आपके इंडेक्सेशन है वो भी आपको मिलती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जैसे प्रॉपर्टी में मिल गई या डेट में, लेकिन आपको इक्विटी में नहीं मिलती। आपको ध्यान होगा लक्ष्मण, कितने लोग हमसे सवाल पूछते हैं इंडेक्सेशन इक्विटी पे क्यों नहीं है। हालांकि ग्रैंडफादरिंग प्रोविजंस है, मैं मानती हूँ, लेकिन उसमें भी तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट आना चाहिए। तो ये सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं कैपिटल गेन टैक्स में, जिसको ठीक करने की मुझे लगता है शायद इस बजट इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? कोहली साहब, आप तो काफी रिसर्च किए इस पे। मुझे लगता है लक्ष्मण कि ये इतना जो पेचीदा हुआ, 10%, 15%, 20%, 30% पीरियड, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये अमेंडमेंट होते होते जरूरत के हिसाब से करते करते अब ये इतना पेचीदा बन गया। तो मुझे लग रहा है कि यूनिफॉर्म अगर दो पीरियड कर दी जाए, फॉर एग्जांपल 1 साल और 2 साल, कि आप 1 साल रखिए शेयर मार्केट के लिए, बाकी सब एसेट्स के लिए 2 साल, कम से कम वो जो तीसरा है वो खत्म हो जाएगा।
ऐसे ही रेट की बात करें, आपने 10, 15, 20, 30, तो कहीं बीच में अगर इसको शेयर मार्केट को ना छेड़ा जाए, नहीं तो मुझे लगता है कि काफी उथल पुथल हो जाएगा। हमारे पर ये दर्शक भी काफी शेयर बाजार के निवेशक है। बिल्कुल बिल्कुल, और एक या दो रेट्स रखे जाएं, और फिर उसके बाद कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, इंडेक्सेशन का बात किया। हमारे पास जो सवाल आते हैं ना टैक्स गुरु में लक्ष्मण, वो इस तरफ इशारा करते हैं कि लोग कैपिटल गेन को लेके वाकई में उनको कहीं प्रोफेशनल हेल्प की कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समय का पता नहीं लग पाता, उनको अमाउंट नहीं पता लग पाता, कहां निवेश करना ये भी नहीं पता लग पाता। तो मुझे लग रहा है इसमें सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। और लक्ष्मण, एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये हमारी जो माननीय वित्त मंत्री महोदया हैं, उनका लक्ष्य भी यही है कि टैक्स को सिंप्लीफिकेशन की तरफ ले जाना, उसको पेचीदापन उसका कम करना है। तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, तो इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर साफ शब्दों में कहें तो आपके हिसाब से होल्डिंग पीरियड जो 1 साल, 2 साल, 3 साल टाइप से है, इसको 2 हिस्से में बांट दीजिए, 1 साल और 3 साल, कुछ इस तरह से। 1 साल और 18 महीने या 1 साल और 2 साल, 2 साल का। शेयर बाजार में जो होल्डिंग पीरियड है, इक्विटी की जो होल्डिंग पीरियड, उसमें कोई छेड़छाड़ ना किया जाए, उसमें ना किया जाए, क्योंकि उससे फिर मार्केट जो है वो उस पर रिएक्ट करता है। जी। आपका कुछ इसमें? बिल्कुल, शेयर मार्केट के होल्डिंग पीरियड को तो बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि 12 महीने ठीक है। पहले ये 2 साल हुआ करता था, उसके बाद 1 साल किया गया। मुझे लगता है कि 1 साल, क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रेडर्स होते हैं, वो बहुत जल्दी बेचते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है होल्ड करने का, तो 1 साल से ऊपर किसी तरह से निकाल लेते हैं मार्केट में। तो 1 साल का मुझे लगता है कि पीरियड काफी अच्छा। ये होल्डिंग पीरियड के अलावा क्या टैक्स स्ट्रक्चर में आपको लगता है कोई बदलाव करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर 10% है, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% है, फिर उसके बाद 20% है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका स्लैब में जा रहा है तो 30% है। तो देखिए 10, 15, 20, 30, तो मुझे लग रहा है ये 4 रेट अलग अलग। और फिर ये भी नहीं पता लग पाता लक्ष्मण कि ये कैपिटल गेन का रेट हमारे बाकी के जो इनकम के टैक्स रेट से क्या ये उससे अलग है, उसमें जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, अलग से देना है। तो इस टैक्स स्ट्रक्चर को भी, रेट स्ट्रक्चर को भी सिंप्लीफाई करके मुझे लग रहा है 1 या 2 रेट रखना चाहिए। एक आप स्टॉक्स के लिए रख दीजिए, एक बाकी सब एसेट्स के लिए स्टैंडर्ड रेट कर देना चाहिए। ये जो आपने सुझाव दिया, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो टैक्स की कलेक्शन पे या फिर क्या टैक्स इम्प्लीकेशन कुछ ज्यादा भारी पड़ेगा सरकार पे? गौरी जी, देखिए, हो सकता है कि अगर आप टैक्स अपना रेट, आप अपना जो टाइमलाइन है उसको कम कर देते हैं, जैसे 3 साल वाले पीरियड को आप 2 साल कर देते हैं, तो आपके ऊपर जो लोग 30% में आ रहे हैं वो 20% में आ जाएंगे, तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है सिंप्लीफिकेशन इस टाइम पे सरकार का मोटिव है, और जो आपने कॉम्प्लेक्स कर दिया है पूरे स्ट्रक्चर को, वो सिंप्लीफाई होगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा कंप्लायंस की तरफ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरेंगे, रिटर्न में दिखाएंगे, वो एक बेनिफिट होगा। लेकिन इस टैक्स के बोझ न बन जाए ये सिंप्लीफिकेशन, इसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है? आप कुछ आइडिया? मुझे नहीं लगता लक्ष्मण कि ये इससे फिस्कल बहुत ज्यादा इम्बैलेंस होगा, क्योंकि अगर आप रैशनलाइज कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज टैक्स की कलेक्शन पे इतना असर नहीं होने वाला है। और जहां तक बोझ की बात है, कंप्लायंस का बोझ अगर कम होता है, मुझे लगता है लोग ज्यादा आगे आते हैं, जैसा कि गौरी ने भी बोला। पर आजकल ये भी सच है लक्ष्मण कि टैक्स की चोरी को बचा पाना बहुत कठिन है। हम 26AS और AIS जैसी स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, जिसका हम समय समय पर जिक्र करते रहते हैं। मुश्किल है टैक्स की चोरी। बिल्कुल, AIS को तो मैं आईना इसे समझिए बोलता हूं। AIS तो वो आईना आप छुप नहीं सकते, बिल्कुल नहीं छुप सकते। तो मुझे लग रहा है कि फिर भी कंप्लायंस सिंप्लीफाई हो जाए तो टैक्स पेयर्स के लिए बहुत बड़ी राहत हो। तो कुल मिला के हमारे जो टैक्स एक्सपर्ट हैं, टैक्स गुरु हैं और जो दर्शक हैं, उनके सुझाव यही है, मांग यही है वित्त मंत्री से कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को सरल बनाइए ताकि आम लोग इसको समझ सकें और इस दायरे में भी टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा चुकाने के लिए आ सकें। सरल बनाने के सीधा तरीका यह है कि आप होल्डिंग पीरियड जो अभी 3-4 है उसको घटाकर सिर्फ 2 करिए। शेयर बाजार के लिए होल्डिंग पीरियड में कोई बदलाव नहीं करिए, 1 साल रखिए, बाकी को आप 2 साल या 18 महीने कुछ इस तरह से अलग होल्डिंग पीरियड में बाकी सबको रख सकते हैं। इसी तरह से कैपिटल गेन्स टैक्स की दरों को भी आप 4-5 स्लैब में मत रखिए, इसको भी 2 या 3 स्लैब में अधिक से अधिक रख सकिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस पर शायद वित्त मंत्री गौर फरमाएंगे और बजट में कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन इन दोनों एक नई चर्चा चली है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के। कई लोग रियल एस्टेट में भी एक नई जान फूंकने के लिए टैक्स रिबेट को उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या वित्त मंत्री को ऐसा कुछ करना चाहिए बजट में? इस पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं
टैक्स गुरु बजट स्पेशल इसलिए क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं कि वित्त मंत्री को आखिर क्या कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि टैक्स पेयर्स को राहत मिल सके और टैक्स पेयर्स की उम्मीदें क्या हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब और गौरी चड्डा जी। तो गौरी, हम लोग बजट ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा कर रहे थे कि और क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो एक जो बड़ा ही आकर्षक सा इंसेंटिव दिया जाता है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, और उसका असर भी दिखा, लोगों को टैक्स बचाने का एक बेहतर तरीका भी दिख रहा है। तो इसमें आपको लगता है किसी भी तरह के बदलाव करने चाहिए या फिर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो टैक्स छूट की सीमा है वो भी शायद चालू कारोबारी साल में खत्म हो रही है, उसको एक्सटेंड करना चाहिए? देखिए बिल्कुल, ये तो डेफिनेटली मुझे लगता है होगा कि जो डिडक्शन आपको दी जाती है 1.5 लाख रुपए की, वो क्योंकि इस साल एक्सपायर हो रही है, इस साल खत्म हो रही है, तो इसको एक्सटेंड किया जाएगा। जो हमने देखा है ऐसी जो भी डिडक्शंस होती हैं उनको एक्सटेंड समय समय पे किया जाता है, और अभी तो ईवी को बढ़ावा देना है तो डेफिनेटली इंसेंटिव दिया जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि एक्सटेंशन के साथ साथ कुछ और एडिशन भी इसमें किया जा सकता है, जैसे 1.5 लाख को बढ़ा के या 2 लाख कर दें या कुछ और जो भी सरकार। यही मैं जानना चाह रहा था कि 1.5 लाख वाला जो मामला है, ये भी तो बड़ी महंगी गाड़ी आती है, तो 1.5 लाख कितना सही सीमा है कोहली साहब? बिल्कुल लक्ष्मण, जैसे गाड़ी की बैटरी लाइफ बढ़ाने की जरूरत है ना, ऐसे ही मुझे लग रहा है कि ये डिडक्शन भी बढ़ाने की जरूरत है। और खाली यही नहीं, मुझे लगता है कि जो इस कार पर लोन लिया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के लिए, उस लोन को भी सीधा जैसे प्रॉपर्टी पर होता है, उस लोन की प्रिंसिपल रीपेमेंट पर भी मुझे लगता है कुछ डिडक्शन एडिशनल होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप वाकई चाहते हैं कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएं, उनमें रहती फिलहाल कमियों के बावजूद भी, तो टैक्स उसमें बहुत बड़ा एक एडिशनल इंजन का काम करेगा। एक और मुद्दा है, वो संक्षिप्त में आपका जवाब चाहूंगा, वो है रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर के। हाउसिंग लोन और उसके इंटरेस्ट पे जो डिडक्शन हम लोगों को मिलता है, वो डिडक्शन काफ़ी लंबे समय से मोटा मोटी वही रखा गया है, जबकि घर की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। तो उसमें क्यों ना हम लोग कुछ विशेष रियायत दें? इसका तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, जो घर के खरीदार हैं उन पर इम्पैक्ट करता है, और रियल एस्टेट सेक्टर जिसका अलग अलग सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ता है वो भी फायदे में रहेगा। तो आपका क्या विचार है कोहली साहब? अब मुझे लगता है कि दो चेंजेस इसमें लाने जरूरी हैं लक्ष्मण। पहला चेंज है कि जो सेक्शन 24 में 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट पर रिबेट है, वो 2 लाख थोड़ा आउटडेट हो चुका है, मकानों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो 2 लाख को बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है ना लक्ष्मण, उसको वो भीड़ भाड़ वाले एटीसी के अंदर डाला हुआ है, तो वो तो आपका पीपीएफ एनएससी वगैरह से भर जाता है, उसमें कुछ उसके लिए जगह ही नहीं बचती है। तो मुझे लग रहा है उसके लिए एक अलग से प्रोविजन प्रिंसिपल, क्योंकि हर सर के ऊपर छत की मुहिम है सरकार की, तो मुझे लग रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर अलग। और कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल, मेरा भी व्यू सेम ही है, क्योंकि शुरू के सालों में इंटरेस्ट काफी हाई होता है, तो आपका जो 2 लाख की लिमिट है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए वो बहुत कम है। तो जिस तरह लेट आउट हाउस में आपको पूरी की पूरी रिबेट मिल जाती है, उसी तरह सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में भी पूरी मिल जानी चाहिए। पूरी मिल जानी चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे इस खास शो में शामिल होने के लिए, और हमारे गेस्ट और कई सारे दर्शकों की राय यही है कि कम से कम 2-3 मोर्चे पे तो राहत मिल जाए। कैपिटल गेन्स टैक्स के मोर्चे पर, घर खरीदने के मामले में, और ईवी के मामले में एक्सटेंशन मिल जाए, कुछ और उसकी रियायतें बढ़ा दी जाए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे शो को वित्त मंत्री साहिबा सुन रही होंगी, और जो 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, इससे जुड़े हुए कुछ ऐलान आपको बजट में देखने को मिलेगा। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।